वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट ग्रुप्स एंड रिंग्स चैप्टर फर्स्ट लेक्चर सेकंड। आज हम करने जा रहे हैं बेसिक डेफिनेशंस। तो उन डेफिनेशंस में क्या क्या पढ़ेंगे हमने ग्रुप्स का चैप्टर फर्स्ट जो पढ़ा था उसमें हमने क्या कहते थे, बेसिक कंसेप्ट्स किए थे सेट थ्योरी के रिगार्डिंग, मतलब सेट के रिगार्डिंग। अब हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे ग्रुप करने से पहले। तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। पहले हम जो करेंगे वो बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बाइनरी ऑपरेशन की हमने सिर्फ डेफिनेशन की थी, ओवरव्यू किया था। आज हम डिटेल में बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। सेकंड, टाइप्स ऑफ फंक्शंस करेंगे। टाइप ऑफ फंक्शंस मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस कि कितने, किस सेट से कितने, मतलब एक सेट से, मतलब ए से लेके बी पे आप टोटल कितने नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, कितने वन वन फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, कितने ऑन टू फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, ये करेंगे हम। तीसरा जो हम करेंगे वो हम करेंगे कि स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशंस कितने, वन ऑपरेशन अगर किसी सेट पे डिफाइन होता है तो उसे क्या बोला जाता है, एक से ज्यादा अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे डिफाइन किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, वो सब हम करेंगे। फिर उसके बाद में फोर्थ हम करेंगे सेमी ग्रुप, कि सेमी ग्रुप क्या होता है हमारे पास। फिफ्थ हम करेंगे वहां पे कि मोनोइड क्या होता है हमारे पास, मोनोइड क्या होता है, मोनोइड ग्रुप क्या होता है हमारे पास। और सिक्स्थ हम करेंगे ग्रुप क्या होता है हमारे पास। ग्रुप करने से पहले हमें इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी। बाइनरी ऑपरेशन विद एग्जाम्पल्स, हम लोड्स ऑफ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, क्योंकि ये हमारी बैकबोन है एक तरीके से। पूरे ग्रुप एंड पूरे रिंग में आपको बाइनरी ऑपरेशन तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, ये सब करेंगे। स्ट्रक्चर, किस किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। ये है हमारा चैप्टर सेकंड, लेक्चर सेकंड, जिसमें हम बेसिक डेफिनेशन सारी करेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर हम जब ग्रुप थ्योरी करने लगेंगे तो किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन से। तो हम यहां पे करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन वैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में भी किया है, पर लेक्चर फर्स्ट में भी किया है, पर उसमें हमने डिटेल में नहीं किया है। तो अभी हम डिटेल में करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मेरा जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, अ फंक्शन डिनोटेड बाय स्टार। मैंने एक फंक्शन है जिसको किससे डिनोट कर दिया है, स्टार से डिनोट कर दिया है, जो कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम जी क्रॉस जी से जी पे जा रहा है। मतलब जी क्रॉस जी से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी है और वो किस पे जा रहा है, जी पे जा रहा है, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे, ऑन जी, इफ हमारे पास ए स्टार बी अगर जी में चला जाए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ए मैंने जी से लिया, बी मैंने जी से लिया। ये बाइनरी ऑपरेशन, जो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो मैंने डिनोट कर दिया है यहाँ पे फ्रॉम जी क्रॉस जी से लेके जी पे, तो हमने क्या करना है, ए जी से लिया, यहां से ए ले लिया, यहां से हमने क्या ले लिया, बी, और ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया, मतलब ये फंक्शन है तो ये हमने लगाया ए स्टार बी। फिर से किस में जाना चाहिए, जी में जाना चाहिए, कोई सी बन जाएगा, ये किसके को ला जाएगा, कोई सी के, वेयर सी बिलोंग्स टू जी। तो हम इसे बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशन ले लिया, एडिशन लिया, z क्रॉस z से z पे जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, एडिशन लिया, मैंने 3 ले लिया z से, मैंने 5 ले लिया z से। जब मैं यहाँ पे ये फंक्शन अप्लाई करूंगी 3 + 5, तो ये क्या आया 8,
जो किस में जा रहा है, z में जा रहा है। ये होता है कि मैंने a लिया, a मतलब 3 ले लिया, b मतलब 5 ले लिया, और इनका जो एडिशन है वो यहां जाना चाहिए, इनका जो एडिशन है वो यहां पे जाना चाहिए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल ये तो है जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको इजीली समझ आ रहा है। जैसे हम ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन n क्रॉस n से n पे, मैंने एक 3 ले लिया n से, मैंने 5 ले लिया n से, ये 5 यहां से आ रहा है, 3 यहां से आ रहा है, मैंने 3 माइनस जो फंक्शन था वो लगाया 5, तो कितना आया -2, जो कि यहां पे नहीं गया। दिस इज नॉट बिलोंग्स टू n, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। सेटिस्फाई होने के लिए फॉर ऑल ए बी को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और ना होने के लिए एक भी एग्जाम्पल काफी है। जैसे हमें ये शो करना है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स, तो हमें एक एग्जाम्पल काफी है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। पर अगर हमें ये दिखाना है एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, तो हमें पूरा दिखाना पड़ेगा कि सम ऑफ 2 इंटीजर इज अ ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, उससे आपको और भी क्लियर होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हमारा थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इंटीजर्स, अब हम सीधा बोला करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑन z क्रॉस z से z पे। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम बोलेंगे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन z और नोट, कि क्या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है z पे या नहीं, हमें चेक करना है। तो इसका मतलब है ये है मल्टीप्लिकेशन z क्रॉस z से z पे, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लगा ली। मैंने कोई a लिया z से एंड कोई b लिया z से, a भी इंटीजर है b भी इंटीजर है। मैंने a मल्टीप्लाई किया b, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन। जब मैंने कोई 2 इंटीजर की प्रोडक्ट की तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो कोई c इंटीजर मिला मुझे, जो कि किस में गया है, अगर वो इंटीजर है तो सेट ऑफ इंटीजर में जाएगा। तो ये कंडीशन किसकी होती है, बाइनरी ऑपरेशंस की होती है। तो यस ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, हम लिखेंगे यस ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन z। ठीक है, कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है मेरा z पे। जैसे कि आपने क्या किया, मैंने भी कोई 5 लिया z से, मैंने -1 लिया z से। जब मैंने 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आया, जो कि किस में जाएगा, z में जाएगा। इंटीजर की प्रोडक्ट इंटीजर के साथ ऑलवेज इंटीजर देती है। तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशंस, यहाँ क्या है, एक नोट लिख लो आप कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन एंड ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इंटीजर। इंटीजर पे करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास किस पे करेगा, नेचुरल नंबर पे। सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। रैशनल, ये किसका है, रैशनल का सिंबल है, रैशनल नंबर्स है ये। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, क्यू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स पे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन एडिशन, नेचुरल नंबर पे ऑर्डिनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर्स पे, रियल नंबर्स पे आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन एंड ऑर्डिनरी एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन z, natural set of integers, set of natural numbers, set of rational numbers, set of real numbers, set of complex numbers। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस है इन सब पे। अब आप सोचोगे कि हमने इररेशनल को क्यों छोड़ दिया।
तो हम इरेशनल का देखना चाहते हैं कि क्या उस पे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल इज, हम देखना चाहते हैं ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन, मैं आई से रिप्रेजेंट करूं या फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट से, दोनों ही इरेशनल को रिप्रेजेंट कर रही हूं मैम। यहाँ पे इरेशनल को मैं दोनों से रिप्रेजेंट कर रही हूं। अब हम आई छोड़ देते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हम आर लेके चलते हैं। आर में से मैंने रैशनल हटा दिए, मतलब मैंने आर में से रैशनल्स हटा दिए, तो क्या बचा, क्यू कॉम्प्लीमेंट बचा। जब आप यू करते थे, कैसे करते थे सेट में आप, मैंने ये पूरा यू ले लिया, यहाँ पे ये ए है मेरा और ये बी है, मतलब ए यूनियन बी पूरा का पूरा यू बना रहा है। तो अगर मैं यू में से ए निकाल दूं तो मेरा क्या बचेगा, बी बचेगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, यू माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि क्यू कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होगा, आर माइनस क्यू। तो रियल में से जब मैंने रैशनल्स निकाल दिए तो क्या बचे, इरेशनल्स बचे। तो मैं इसे इरेशनल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट को मैं इरेशनल रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब हम देखना चाहते हैं कि इज ऑन क्यू और नोट, कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक लिया √2 बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि रूट होता है, √2 मेरा क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट है। एक मैंने लिया -√2 क्यू कॉम्प्लीमेंट से, मतलब √2 इरेशनल है, -√2 इरेशनल है। अब मैं एडिशन देखना चाहती हूँ, क्या एडिशन मेरा इरेशनल पे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो मैंने एक √2 लिया था प्लस -√2 लिया, तो ये कितना आया, 0, विच इज नॉट अ क्यू कॉम्प्लीमेंट, जो कि क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है। तो मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो इट मीन्स इरेशनल पे जो एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अगर मैं मल्टीप्लाई देखूं क्यू कॉम्प्लीमेंट क्रॉस क्यू कॉम्प्लीमेंट से क्यू कॉम्प्लीमेंट, अगर इरेशनल पे मल्टीप्लिकेशन हम देखना चाहते हैं तो हमने यही एग्जाम्पल उठा लिया, √2 मल्टीप्लाई -√2 इज इक्वल टू कितना आएगा, -2, विच इज नॉट बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। -2 क्यू कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाता है। अच्छा मैं एक चीज मतलब जब मैंने अपनी क्लास में ये लेक्चर डिलीवर किया था तो मैंने बच्चों से रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन पूछी थी। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन में कंफ्यूजन थी। मैं ये नहीं बोल सकती कि बच्चों को ये नहीं पता था कि इरेशनल कौन से होते हैं, रैशनल कौन से होते हैं। ऑब्वियस है, हर किसी को पता है, जो 10th पास आउट है, जो 9th पास आउट है, जिसने मतलब ये सब क्लासेस पास आउट है, वो डेफिनेटली रैशनल इरेशनल को जानता है। पर वो रिप्रेजेंट मतलब वो एज अ डेफिनेशन बताने में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो अब इससे पहले हम रैशनल इरेशनल आगे बहुत ज्यादा करेंगे, तो इससे पहले कि थोड़ा सा आप रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन क्लियर कर लो। तो हम देखते हैं रैशनल क्या होते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या हो, तो हम डेफिनेशन करते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लेते हैं, p/q की फॉर्म में लिखते हैं, p/q की फॉर्म में लिखते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स क्या करता है हमारे पास, जो हमारे पास क्या होता है कि डेसिमल ऑफ मतलब जो रैशनल नंबर्स होता है उसकी दो कंडीशंस होती है, आइदर टर्मिनेट्स, या तो वो खत्म हो जाए आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे 1/2 था, 0.5 आ गया। जैसे मेरे पास यहाँ पे था 5/2 था, तो जो आ गया 2.5, कि डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया,
कि कुछ भी नहीं है, डेसिमल के बाद एक फिक्स फाइनाइट नंबर आ गया है हमारे पास, या तो वो टर्मिनेट हो जाए और या फिर इवेंचुअली क्या करे, वो इवेंचुअली बिगन्स टू रिपीट, खुद को रिपीट करने लग जाए, द सेम फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स ओवर एंड ओवर। मतलब कि या फिर इस टाइप का हो जैसे 0.666 एंड सो, कि चलता ही रह रहा है वो, पर रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद या तो रिपीटेशन आ जाए या वो टर्मिनेट हो जाए, तो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.27888, मतलब ये 8888 रिपीट होने लग गया है, कि हमारे पास क्या है, कोई सीक्वेंस हो जाए जो रिपीटेशन हो रही है, या तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट होने लग जाए, तो हम उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। अब वही बारी आती है इररेशनल की, कि इररेशनल क्या होते हैं हमारे पास। इररेशनल नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है, जो कि रैशनल नहीं है वो क्या है, इररेशनल है। कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ irrational numbers, तो आइदर नॉट टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेटिंग ना हो, और आइदर नहीं आएगा, आइदर का जगह क्या आएगा, जो देखो आइदर यहाँ पे था या भी, या तो ये हो या फिर ये हो, इसमें दोनों ही चीज, क्योंकि आइदर का जो अपोजिट होगा, जो हमारे पास नगेशन लेना चाह रहे हैं हम, कि जो रैशनल नहीं है वो इररेशनल है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर्स नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, एंड आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, कि ना तो वो टर्मिनेट होनी चाहिए ना वो रिपीट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जितने भी रूट होते हैं, रूट पी समथिंग हमारे पास रूट की फॉर्म में आ गए, जितने भी हमारे पास पाई हो गया, पाई हमारे पास क्या होता है, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होते हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं वो इररेशनल्स होते हैं, और इस टाइप के जो होते हैं वो रैशनल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इररेशनल था उस पे ना तो ऑर्डिनरी एडिशन बाइनरी ऑपरेशन था, ना ही ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन था। तो अब हम और भी एग्जाम्पल करना चाहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस के, कि बाइनरी ऑपरेशन कौन से होंगे हमारे पास। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करना चाह रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल फिफ्थ आई थिंक, लेट ए बी बिलोंग्स टू एन, और जो मैंने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन किया है वो n क्रॉस n से n पे जा रहा है, और वो बाइनरी ऑपरेशन मैंने कैसे डिफाइन किया है, a स्टार b इज इक्वल टू c, और c मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एट लीस्ट 5 मोर देन a प्लस b। वो कह रहा है कि जो मेरे a स्टार b आएगा, जैसे 5 स्टार 7, तो वो क्या होगा, 5 प्लस 7 कितना है, 12 से कम 5 ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे 5 ज्यादा होना चाहिए। इसका आंसर 17 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, 19 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है। तो यूनिक नहीं रहा, पर मेरा फंक्शन क्या कहता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या एक फंक्शन है, पर मेरा फंक्शन क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे यूनिकनेस की जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो रही है, कि 5 स्टार 7 जब मैंने किया तो वो कह रहा है एटलीस्ट 5 मोर देन a प्लस बी, कि जो आंसर आएगा वो 5 ज्यादा होगा a प्लस बी से। 5 ज्यादा तो हमारे पास 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख देती कि एट मोस्ट, अगर मैं a स्टार b इज इक्वल टू c लिखती, और मैं लिख देती एट मोस्ट 2 लेस देन a प्लस b, मतलब कि जो मेरा यहाँ आंसर आएगा, जैसे 5 स्टार 7 जो मेरा आंसर आएगा वो
ज्यादा से मतलब 2 या 2 से कम, मतलब कि a प्लस बी का जो सम है एट मोस्ट 2 या उससे लेस हो सकता है, या वो खुद भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर है वो ये खुद भी आ सकता है और 2 लेस भी आ सकता है, 1 लेस भी आ सकता है। तो यूनिकनेस यहाँ पे भी फेल हो गई। तो यहाँ पे क्या है, यूनिकनेस फेल हो गई, यूनिकनेस फेल। तो और यहाँ पे भी यूनिकनेस फेल है। तो ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम यहाँ पे। 6th एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेट स्टार जो मेरा है n क्रॉस n से n पे जा रहा है, और किस तरीके से डिफाइन है, a स्टार b इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। क्या है मेरे पास, एलसीएम ऑफ ए बी। तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिया 5 स्टार 10 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 5 और 10, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, हमारे पास 10 हो जाएगा। यूनिक आंसर आएगा हर बार, ए और बी का जो एलसीएम होगा वो ऑलवेज यूनिक आएगा। तो यहाँ पे जो मेरा और जो एलसीएम आ रहा है वो नेचुरल, 2 नेचुरल नंबर का एलसीएम क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो डेफिनेटली ये बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट मेरे पास है एग्जाम्पल 7th एग्जाम्पल देखो। लेट स्टार n क्रॉस n टू n, जो स्टार है वो किस तरीके से डिफाइन है, a स्टार b इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए बी। मैक्सिमम ऑफ ए बी का मतलब क्या है कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5 स्टार 7, तो मैक्सिमम ऑफ 5 एंड 7 जो इनमें से होगा वो कौन सा होगा, 7। यूनिक भी होगा और नेचुरल नंबर में बिलोंग भी करता होगा। मतलब जो ए स्टार बी आएगा वो ऑलवेज नेचुरल नंबर में बिलोंग करता होगा, क्योंकि 2 नंबर में से जो देखो दोनों ही नंबर नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो भी नेचुरल नंबर ही भी होगा। तो हमारे पास ए स्टार बी किस में जा रहा है, नेचुरल नंबर में जा रहा है। और डेफिनेटली यूनिक आएगा क्योंकि 2 एलिमेंट में से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है। तो और दोनों ही अगर बराबर हुए, मान लो 5 स्टार 5 हुआ तो मैक्सिमम क्या हुआ, 5 आया, वो भी यूनिक आया हमारे पास। तो ये क्या होंगे, हमारे बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस है। यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, आपको कुछ एक नोट लिखवाना चाहते हैं जिसमें क्या है, फंक्शंस के बारे में जानकारी है कि जब आप बाइनरी ऑपरेशन की बात ही हो रही है तो हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं कि कितने बनते हैं। तो पहला हम देखना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए मेरा कोई सेट है, बी मेरा कोई सेट है, मैं उन दोनों पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देखना चाहती हूँ। इससे पहले कि जब मैं फंक्शन देखना चाहती हूँ तो उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूँ कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कार्डिनलिटी की डेफिनेशन कर लेते हैं कि कार्डिनलिटी क्या होती है, तो ताकि आपको फंक्शंस निकालने में आसानी होगी। तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट का मतलब है मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी सेट की कार्डिनलिटी का मतलब है कि उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ए लिखा 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ कार्डिनलिटी को, और इसके मतलब कितने हैं, 5 एलिमेंट्स है इसमें। तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है उस सेट में, वो होती है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, कि ए से लेके बी पे कितने फंक्शंस बन सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे क्या आते हैं हमारे पास, ए से लेके बी पे। तो मैं यहाँ एफ लिख देती हूँ ए से लेके बी पे। तो यहाँ पे जो आया है ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज कार्डिनलिटी ऑफ बी ओवर कार्डिनलिटी ऑफ ए। मतलब कि यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, लेट
कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हमारे पास एस है एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आर है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे मेरे पास यहाँ पे आर ओवर जो एस की पावर आर। ओके, क्या हो जाएंगे, एस की पावर आर हो जाएंगे मेरे पास। तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ए जो सेट लिया था वो लिया था 1 2 3 4 एंड मैंने यहाँ पे बी जो सेट लिया है वो ले लिया मैंने 1 2। तो मैं चाहती हूँ कि ए से लेके बी पे कितने नंबर ऑफ फंक्शंस मैं बना सकती हूँ, पॉसिबिलिटीज टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की। तो वो मेरी आएगी कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी हुई मेरे यहाँ पे 4, कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी हुई मेरे पास 2, क्योंकि ए के पास 4 एलिमेंट है और बी के पास 2 एलिमेंट है। तो कार्डिनलिटी क्या हो गई, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेट में। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने हो गए इज 2 रेज की पावर 4, कार्डिनलिटी ऑफ बी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, यहां तक समझ आया। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। इसी में नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी पे हम टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस देखना चाहते हैं। 1 1 फंक्शंस क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 2 है। 1 1 फंक्शंस का क्या है कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट एलिमेंट हैज अ डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की 1 है, 2 की 2 है, मजबूरन 3 को या तो 1 पे जाना पड़ेगा या 2 पे जाना पड़ेगा। चाहे ये 1 पे जाए चाहे ये 2 पे जाए, तो ये 1 1 नहीं रहेगा। 1 1 होने के लिए ए के पास ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, मतलब जो हमारे पास बी के पास ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए एज कंपेयर टू ए। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जिसमें ए के पास एलिमेंट जाता है बी के पास कम है, तो वो 1 1 फंक्शन कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट को मजबूरन किसी 2 या 3 एलिमेंट को सिंगल एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, जिससे डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट नहीं रह पाएगी। हाँ, अगर ऐसा होता है कि 1 2 यहाँ पे होता, 1 2 3 यहाँ होता, तो 1 1 पे चला जाता, 2 के पास चॉइस है कि वो 2 या 3 में किसी पे भी जाए। तो डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेज, ये 1 1 है हमारे पास। तो 1 1 होने के लिए जो ए की कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होनी चाहिए। तो इसकी बेसिक कंडीशन क्या है 1 1 होने की, बेसिक कंडीशन हमारी है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, कि ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से या तो लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज ये वाली कंडीशन बन जाएगी। फर्स्ट वाली कंडीशन, ये फर्स्ट है मेरा, ये सेकंड है। फर्स्ट वाली कंडीशन होते ही 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें 2 केस अराइज होते हैं मेरे पास। केस फर्स्ट, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है कोडोमेन से, तो मेरे पास क्या हुआ, डोमेन में अगर ज्यादा एलिमेंट है कोडोमेन से तो वो कभी भी 1 1 नहीं बन पाएगा। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 0, 0 फंक्शंस बनेंगे 1 1। अब आता है केस सेकंड केस क्या कहता है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा मेरे पास, ये होगा मेरे पास यहाँ पे मैंने जो कार्डिनलिटी है, लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या थी R एंड कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल टू मेरे पास क्या थी S थी, कि मेरे पास A की कार्डिनलिटी R थी और B की कार्डिनलिटी मेरे पास क्या थी S थी। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बनाने हैं, तो वो क्या होंगे मेरे पास यहाँ पे SPR, और इसे कैसे लिख सकती हूँ मैं SCR, और मेरे पास क्या लिख सकती हूँ यहाँ R फैक्टोरियल, या तो SPR होगा मेरे पास यहाँ पे, और या फिर मेरे पास क्या होगा SCR और R फैक्टोरियल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
मैंने A के पास कार्डिनलिटी है 2 एंड B की कार्डिनलिटी है 3, तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम A टू B कितने हो सकते हैं मेरे पास? 3p2, तो 3p2 या फिर मेरे पास कितने हो सकते हैं? 3c2 और 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हो सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो हम ये अगर निकालना चाहे तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आया मेरे पास? 6। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2, जो कि क्या होता है? 6। तो टोटल नंबर ऑफ 6 पॉसिबिलिटीज है जो 1 फंक्शंस बनाएगी मेरे पास। ठीक है, तो हमारे पास कैसे बना रही है वो, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो, ये मेरे पास A था, ये मेरे पास B था। A की कार्डिनलिटी कितनी है? 2 और B की कार्डिनलिटी है 3। ये मान लो AB है। यहाँ पे मेरे पास मान लो ABC। A के पास कितनी चॉइस है? A पे भी जा सकता है, A B पे भी जा सकता है और A C पे भी जा सकता है। तो इसके पास 3 चॉइस है। अब A चला गया A पे, तो एक जगह बुक हो गई मेरी, इसे तो भूल जाओ क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट हैज अ डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब B के पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है, या तो वो B पे जा सकता है या वो C पे जा सकता है, और दोनों ही इंडिपेंडेंट है हमारे पास। तो 3 इंटू 2 मतलब डिपेंड थे भी, A बुक हो गया उसके बाद में यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितने हुए? 6 चॉइस हुई हमारे पास यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई हमारे पास? 1 फंक्शन की 6। तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने बनेंगे? 6 बनेंगे हमारे पास। तो अब यहाँ पे 1 हो गया। तीसरा हम देखना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम A टू B। A से लेके B पे हम ऑन टू फंक्शंस देखना चाहते हैं कि कितने ऑन टू फंक्शंस हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑन टू फंक्शंस के लिए, तो हमने कार्डिनलिटी पहले ली हुई है R और S। तो कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू R एंड कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल टू S। ऑन टू फंक्शंस में भी 2 केस अराइज होती हैं। मान लो एक मेरा ऐसा केस है 1 2 3, यहाँ मेरे पास है 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक चीज देखो मेरे पास कि यहाँ पे क्या हुआ, मान लो मेरे पास जैसे कि हमने 1 फंक्शन में किया था। 1 फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे देखो कि अगर मेरी कार्डिनलिटी A की ज्यादा हो रही थी, अगर मेरी A की कार्डिनलिटी B से ज्यादा हो रही थी तो 1 फंक्शन नहीं बन रहा था। वैसे ही अगर मेरी A की कार्डिनलिटी लेस हुई B से, अगर मेरी A की कार्डिनलिटी लेस हुई B से, तो A के पास 1 1 पे जा सकता है, 2 3 पे चला गया और 3 2 पे चला गया। तो डेफिनेटली एक एलिमेंट तो फ्री रह जाएगा, क्योंकि अगर A की कार्डिनलिटी B की कार्डिनलिटी से लेस है तो हमारे पास डेफिनेटली को डोमेन में एलिमेंट खाली रहेंगे। और जो ऑन टू होता है वो क्या कहता है कि हर एक को डोमेन के एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। को डोमेन इज इक्वल टू रेंज होनी चाहिए, तब वो हमारा ऑन टू फंक्शन बनता है। तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ A लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ B है, देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज 0। तो कितने बनेंगे? 0 फंक्शंस बन जाएंगे। तो इसके लिए कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए मेरी? सेकंड क्या कहता है कि कार्डिनलिटी ऑफ A ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B होनी चाहिए। कंडीशन ये कहती है कि A की कार्डिनलिटी B की कार्डिनलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमें ऑन टू फंक्शंस मिल सकते हैं। तो ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस निकाल दूं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस निकाल दूं, तो बचेंगे वो ऑन टू फंक्शंस बचेंगे मेरे पास। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? S की पावर R।
कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए, माइनस में इनटू फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे आपको दोनों का फायदा हो रहा है। यहाँ पे इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के साथ साथ इनटू फंक्शन का फॉर्मूला भी मिल रहा है आपको। SC1 S-1 की पावर R माइनस SC2 S-2 की पावर R प्लस SC3 S-3 की पावर R माइनस SC4 S-4 की पावर R प्लस n। ये ऑल्टरनेट साइन के साथ चलेगा। यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेट साइन के साथ SCR मतलब ऐसे चलता जाएगा और जो हमने यहाँ पे रखा है वही माइनस होता जाएगा। तो ये होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ये होते हैं इनटू फंक्शंस। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस से इनटू फंक्शंस को निकाल दूं तो मुझे मिलेंगे ऑन टू फंक्शंस। अब मेरे पास आता है फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी। फोर्थ कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो स्टार A क्रॉस A टू A, तो हमारे पास कितने बाइनरी ऑपरेशंस बन सकते हैं A क्रॉस A से लेके A पे। तो मैंने माना लेट कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू R। R की A की कार्डिनलिटी कितनी है, R है मेरे पास। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे मेरे यहाँ पे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इज इक्वल टू हो जाएंगे R स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखो कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस A, यहाँ पे देखो ये A है, ये A है और ये है। फंक्शंस कितने होते थे, दिस ओवर दिस। तो यहाँ पे मेरे पास देखो जैसे हम A से लेके B पे करते थे तो कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A करते थे, वैसे ही B की जगह क्या पड़ा है, A पड़ा है, और A की जगह क्या पड़ा है, A क्रॉस A। तो कार्डिनलिटी ऑफ A पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस A। तो आपके पास कितना आया, R की पावर R स्क्वायर। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे करते हो, यहाँ पे आपके पास मान लो 1 2 है, क्रॉस 1 2 और आप 1 2 पे जा रहे हो। तो कार्डिनलिटी ऑफ A कितनी हुई, 1 2 की कार्डिनलिटी कितनी है आपके पास 2, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी हुई 2। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज 2 की पावर 2 इंटू 2, तो कितना आया 2 की पावर 4। तो आपके पास कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हो गए, 16। तो अब आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे आपने देख लिए कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने हुए हैं, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के बाद अब हम बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज करेंगे। यहाँ तक आपने बाइनरी ऑपरेशन, एग्जाम्पल्स, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, तो बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आपको समझ आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशंस होता क्या है। तो अब हम कर रहे हैं यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो यहाँ हम लिखेंगे सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ एक हम प्रॉपर्टीज करना चाहते हैं। पहली प्रॉपर्टी मेरे पास क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम सबको पता है और कुछ नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मेरा G कोई नॉन एम्प्टी सेट है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि G कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। मुझे एक G नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसे हम क्या कब बोलेंगे, मतलब ये कब होगा क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इफ फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G A स्टार B बिलोंग्स टू G। तो ये और कुछ नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ही है। अगर किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है। क्लोजर को बाइनरी ही मानो, क्लोजर क्या है, बाइनरी ही है। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव। ये सारी प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं,
तो ज़्यादा हम इन पे टाइम नहीं लगाएंगे। सेकंड मेरे पास क्या आती है, एसोशिएटिविटी। क्या आती है, एसोशिएटिविटी। एसोशिएटिविटी हमें क्या बताती है कि अ नॉन एम्प्टी सेट, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इज सेट टू सेटिस्फाई। अब हम कब बोलेंगे कि ये एसोशिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, एसोशिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई एसोशिएटिव प्रॉपर्टी with respect to binary operation star if for all A, B, C belongs to G, A star B star C is equal to A star B star C। ओके, कहने का मतलब कि अगर मैं A स्टार B स्टार C सीक्वेंस सेम रखूं, बस ब्रैकेट इंटरचेंज करूं, पहले मैंने BC को सॉल्व किया, फिर मैंने A के साथ ऑपरेट किया बाइनरी ऑपरेशन को, यहाँ पे पहले मैंने A B के साथ बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट किया, फिर C के साथ ऑपरेट किया, कोई भी चेंज ना आए और सारे के सारे G के एलिमेंट अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो ये मेरा क्या होता है, एसोशिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन एसोशिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो ये ध्यान में रखना कि ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोशिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि कौन नहीं सेटिस्फाई करता, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन वैसे भी क्लोज्ड नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू, मतलब सब्ट्रैक्शन है वो मेरा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर पे। तो हम देखते हैं नेचुरल नंबर पे, देखो यहाँ पे मैंने एक लिया 3, एक लिया 5 और एक लिया 7। तो 3 माइनस 5 माइनस 7, तो मेरे पास कितना आया, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आया, मेरे पास 5 आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिया 3 माइनस 5 माइनस 7, तो कितना आया मेरे पास, -2 माइनस 7 इज इक्वल टू -9। तो जो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरी क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरी क्या थी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से अब आप सोचोगे ये तो हमेशा सेटिस्फाई कर सकता था, कुछ बच्चों ने तो देखा होगा कि ये क्या प्रॉपर्टी है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अब नेक्स्ट आती है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पास। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है यहाँ पे, थर्ड हमारे पास आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड हो गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज यूनिक होता है पूरे सेट का। तो यहाँ पे क्या है, लेट G बी आ नॉन एम्प्टी सेट विद एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन G, जो कि G के ऊपर डिफाइंड है। मतलब कि आइडेंटिटी होने के लिए क्लोजर और एसोसिएटिविटी होनी चाहिए हमारे पास। क्लोजर है तो बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी सेटिस्फाई है G के ऊपर, डिफाइंड ऑन G। देन E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। E मेरा क्या है, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी ऑफ सेट G फॉर द ऑपरेशन स्टार, फॉर द ऑपरेशन स्टार इफ क्या होना पड़ेगा उसे, E स्टार A स्टार E इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, कि ऐसा कोई सेट का एलिमेंट जो सेट के किसी भी एलिमेंट पे कोई भी इफेक्ट ना डाले। फिजिकल मीनिंग इसका यही है कि E जो एलिमेंट है वो सेट के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट कर लो बाइनरी ऑपरेशन के साथ, वो उस एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब उसकी आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो किसी भी दूसरे एलिमेंट की आइडेंटिटी को खोने नहीं देगी, वो उसे एज इट इज वापस रिटर्न कर देगी। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन लेते हैं Z स्टार Z से लेके Z पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे E मैंने माना कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, E आइडेंटिटी है, A मेरा Z का एलिमेंट है। तो E मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई E क्या आना चाहिए, A आना चाहिए।
तो पहली फर्स्ट और लास्ट को ले लिया मैंने, e मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए से लेके ए कैंसल, तो e इज इक्वल टू क्या आया 1। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है 1 है। तो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑन सेट जेड, कि इंटीजर्स का जो सेट है उस पे जब मैं मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करती हूँ एज अ बाइनरी ऑपरेशन, तो 1 मेरा क्या होगा आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा। ऐसे ही अगर मैं एडिशन की बात करूँ z के ऊपर, तो मैंने माना e मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है z का, a मेरा कोई z का एलिमेंट है, तो e प्लस a प्लस e इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। सभी z के एलिमेंट के लिए वो e है, वो ये रोल प्ले करेगा। तो मैंने फर्स्ट और लास्ट ले लिया, तो e प्लस ए इज इक्वल टू ए से लेके ए कैंसल, तो e की वैल्यू क्या आई 0। मतलब कि जब मैं एडिशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करती हूँ इंटीजर्स पे, तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल प्ले करेगा। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन ऑन z। यहाँ पे समझ आया कि 0 को किसी भी इंटीजर में ऐड कर लो, 0 कोई भी इंटीजर को इफेक्ट नहीं करेगा। वैसे 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो इंटीजर के, वो बदले में आपको वही इंटीजर दे देगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर मान लो कोई बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन कर दिया, Q क्रॉस Q से Q पे मान लो कि एक बाइनरी ऑपरेशन ऐसे डिफाइन किया गया है, A स्टार B इज इक्वल टू A क्रॉस B बाई 2। इस तरीके से ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया है। A कहाँ से आ रहा है रैशनल से, B कहाँ से आ रहा है रैशनल से। अब मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Q। यहाँ पे E आइडेंटिटी एलिमेंट है इस Q का। E कैसा रोल प्ले करेगा, E स्टार A स्टार E इज इक्वल टू क्या आना चाहिए A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये इस कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखो E स्टार A क्या है, E स्टार A इज इक्वल टू E क्रॉस A बाई 2। A स्टार E क्या है आपके पास A क्रॉस E बाई 2। यहाँ पे वैल्यू आ गई, ये हम पुट करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं और फर्स्ट और लास्ट को हम इक्वल रखते हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे E क्रॉस A बाई 2 इज इक्वल टू A। E स्टार A की जगह मैंने ये वैल्यू रखी, A की जगह मैंने A को रखा और मेरे पास ये इक्वेशन बन गई एक। इसमें A से A क्या हो गया कैंसल, E इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो 2 मेरी क्या हो गई आइडेंटिटी हो गई इस सेट के लिए जिसपे ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो इस तरीके से अगर आपके पास साफ साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि इस सेट पे ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी यूज की और वहां से आप आइडेंटिटी एलिमेंट को निकाल सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बारी आई इनवर्स की, तो अब हम यहाँ पे करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी इनवर्स की। तो हमारे पास इनवर्स, अब इनवर्स एलिमेंट बोल सकते हैं हम इसे, इनवर्स बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, इनवर्स एलिमेंट भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। तो इनवर्स क्या कहता है हमारे पास, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन G, और G मेरा नॉन एम्प्टी सेट है, एंड लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G with respect to star such that A स्टार B स्टार A इज इक्वल टू क्या आ जाए आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, देन B क्या हो जाएगा मेरा इनवर्स ऑफ A फॉर द ऑपरेशन स्टार। देखो सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कि इनवर्स एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है,
कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स निकाल रहे हो उससे पहले उस सेट की आइडेंटिटी होना जरूरी है। अगर किसी सेट के पास आइडेंटिटी नहीं है तो उस सेट के हम एलिमेंट्स के इन्वर्स की बात नहीं करेंगे। आइडेंटिटी होती है वो पूरे सेट की यूनिक होती है। आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक होती है पूरे के पूरे सेट की, कि एक सेट के लिए एक ही आइडेंटिटी होगी, वो सब एलिमेंट के लिए काम करेगी। पर इन्वर्स एलिमेंट ऐसा नहीं होता है। इन्वर्स होता है एलिमेंट वाइज। जैसे ए बी का इन्वर्स है तो बी ए का इन्वर्स है, सी डी का इन्वर्स है तो डी सी का इन्वर्स है। जो इन्वर्स होता है वो एलिमेंट वाइज यूनिक होता है। पूरे सेट का एक इन्वर्स नहीं हो सकता। जैसे पूरे सेट की एक आइडेंटिटी होती है वैसे पूरे सेट का एक इन्वर्स नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स निकालने के लिए आप देखो, जैसे कि मैंने एडिशन ले लिया स्टार जेड क्रॉस जेड से लेके जेड पे, तो पहले ही मुझे पता है कि 0 है वो मेरी आइडेंटिटी है। 0 बी द आइडेंटिटी ऑफ जेड, 0 बी द आइडेंटिटी ऑफ जेड। 0 आइडेंटिटी है जेड की, ए कोई एलिमेंट है जेड का, और बी बी द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, बी ए का इनवर्स है। तो अगर ये सब कुछ है तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो a प्लस बी प्लस ए, बदले में आइडेंटिटी मिलनी चाहिए जो कि 0 है, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रख दिया, फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल रखा तो क्या मिला मुझे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहां से b इज इक्वल टू माइनस ए। तो क्या चीज आपको क्लियर हुई कि a का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो 3 का इनवर्स क्या हुआ, 3 का जो इनवर्स हुआ वो क्या हुआ, -3। तो -3 इज द इनवर्स ऑफ 3। तो इस तरीके से जो प्लस वाले हैं उनका इनवर्स माइनस है और जो माइनस वाले हैं उनका इनवर्स प्लस है, क्योंकि a माइनस ए ही आपको 0 देगा। तो यहां पे हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एडिशन है इंटीजर्स पे बाइनरी ऑपरेशन, तो जो प्लस वाले हैं उनका इनवर्स माइनस है और जो माइनस है उनका इनवर्स प्लस है। ए का इनवर्स माइनस है और माइनस ए का इनवर्स प्लस ए है। अब मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिया, मल्टीप्लिकेशन z क्रॉस z से लेके z पे। वी नो दैट 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ z। 1 आइडेंटिटी है z की मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है इसलिए मैं लिखना नहीं चाह रही थी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पीछे यहाँ पे आप लिख लो कि आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये लिख लो। वैसे तो ऑब्वियस था कि हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लेके चल रहे थे, पर फिर भी कोई कंफ्यूजन ना हो तो हमने एडिशन लिख दिया। वैसे ही 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ z, a बिलोंग्स टू z। अब हम a का इनवर्स देखना चाहते हैं तो लेट b बी द इनवर्स ऑफ a, इनवर्स ऑफ a। तो a क्रॉस b क्रॉस a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। तो फर्स्ट एंड लास्ट हमने इक्वल रखा तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 बाई a। मतलब a का जो इनवर्स है वो क्या होगा, 1 बाई a होगा। 3 का इनवर्स 1 बाई 3, जो कि z के अंदर बिलोंग ही नहीं करता, जो कि z के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो क्योंकि 1 बाई a, जैसे देखो a आपने लिया मान लो 3 z का है, तो 1 बाई 3 z के अंदर नहीं है, पर 3 का इनवर्स तो 1 बाई 3 था। तो इनवर्स जो एलिमेंट है उसकी एक कंडीशन ये भी है कि वो उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अगर a का कोई इनवर्स है b, तो वो b उस सेट का होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें ये देखने को मिला है कि मल्टीप्लिकेशन में a का इनवर्स 1 बाई a था, जो कि इंटीजर्स में जब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इन इंटीजर्स द इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स डजंट एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखने को मिला कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनवर्स भी उसी सेट का होना चाहिए।
अब हमारे पास यहाँ पे हमने चारों प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तो एक प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव। जो मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम करते हैं यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है, नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्यूट करना। नॉन एम्प्टी सेट G, कोई G नॉन एम्प्टी सेट है, इज सेट टू सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव, कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसके लिए क्या होना पड़ेगा हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार if for all a b belongs to G such that a star b is equal to b star a। मतलब अगर कोई G है मेरा जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो G के हर एक एलिमेंट को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। जैसे कि 3 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5 क्रॉस 3, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव। 3 और 5 लिया मैंने कहीं पे, मान लो मेरे पास क्या है, Z से आ रहा है, तो 3 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3। सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूट नहीं करता है। तो ऐसे ही हर एक बाइनरी ऑपरेशन है, जरूरी नहीं है कॉम्यूटेटिव होगा। जैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ले लो, A मैट्रिक्स को अगर B के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो कोई जरूरी नहीं है B A के इक्वल आएगा, A B की प्रोडक्ट B A के इक्वल आनी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमने पढ़ी है 5 प्रॉपर्टीज। पहली क्लोजर थी, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी आइडेंटिटी, चौथी इनवर्स, पांचवी कॉम्यूटेटिव। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स, कि हमारे पास क्या होगा, कि स्ट्रक्चर्स क्या कहता है। तो हम यहाँ पे अब हम करना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स कह ले, अब हमारे पास आता है ग्रुपोइड, या फिर मैं उसे बोल सकती हूँ क्वासी ग्रुप, या क्या बोल सकती हूँ उसे, क्वासी ग्रुप। तो क्वासी ग्रुप या ग्रुपोइड क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अ सेट, कोई भी सेट जो नॉन एम्प्टी है, अ सेट जो कि नॉन एम्प्टी है, विद वन बाइनरी ऑपरेशन is defined as groupoid, is defined as quasi group। कि अगर कोई भी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाता है, तो वन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाता है, तो उसे मैं क्वासी ग्रुप या ग्रुपोइड बोलती हूँ। जैसे कि इंटीजर्स पे एडिशन, इंटीजर्स पे मल्टीप्लिकेशन, रैशनल पे एडिशन, रैशनल्स पे स्टार मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्टार मैंने यहाँ पे क्यू नोट लिख दिया है, आर प्लस रियल पे आर मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से ये सारे क्या है, ग्रुपोइड है। नेचुरल नंबर पे सब्ट्रैक्शन ग्रुपोइड नहीं है, नेचुरल नंबर पे एडिशन ग्रुपोइड है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या आता है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं हम यहाँ पे, तो मेरे पास आता है यहाँ पे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में क्या आता है, जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी मेरा क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, इक्विपाइड, जो कि हमारे पास क्या है, इक्विपाइड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड। अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट है जिसपे एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है, इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो उसे हम बोलेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसा सेट जिसपे एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाता है, उसे हम बोल देंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने क्या किया, जो आर था मेरा रियल नंबर था, उस पे एडिशन भी हो रहा था और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा था, रैशनल पे एडिशन भी हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा था। तो हमारे पास इस तरीके से इसे क्या बोलेंगे हम,
फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या हो गए, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो गए, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, आप निकाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ तक आता है आपके पास ग्रुपोइड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सेमी ग्रुप की। सेमी के नाम से पता चल रहा है, तो हमारे पास आया सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है, जैसे सेमी सर्कल होता है, सर्कल को आधा कर दो सेमी सर्कल, ग्रुप को आधा कर दो सेमी ग्रुप। तो ग्रुप को आधा करने का मतलब है अ ग्रुपोइड। ग्रुपोइड का मतलब कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसपे बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रहा है। बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई होगी। अ ग्रुपोइड विद एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। कि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज होती है जो आगे जाके पढ़ोगे, जिनमें से पहली 2 सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर और एसोसिएटिव, तो वो ग्रुप वो क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। तो भी आप ग्रुप के नियर जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप। ग्रुप होने के लिए पहले ग्रुपोइड होना पड़ेगा, ग्रुप होने के लिए बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, उसके बाद सेमी ग्रुप होना पड़ेगा, मतलब कि एसोसिएटिव और बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होने पड़ेंगे। इट मीन्स क्लोजर होना पड़ेगा और एसोसिएटिव होना पड़ेगा। अब तीसरा आता है मोनोइड। तीसरा क्या आता है हमारे पास, मोनोइड। मोनोइड क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे ये है तीसरा स्टेप है जो ग्रुप के पास लेके जा रहा है आपको। अ सेमी ग्रुप, कोई भी सेमी ग्रुप है इन विच आइडेंटिटी एलिमेंट जो है कॉरेस्पॉन्डिंग टू बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट। मतलब तीसरा स्टेप क्या है ग्रुप के पास जाने के लिए, कि वो मोनोइड होना चाहिए। मोनोइड ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है कि यार सेमी ग्रुप का मतलब क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, और उसके साथ अगर उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो मोनोइड कहलाता है। जैसे कि हम सारे एग्जांपल्स देते हैं यहाँ पे। पहला क्वासी का देते हैं, क्वासी ग्रुप में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे क्वासी ग्रुप में हमने लिया Z+, जो हमारे पास क्वासी ग्रुप आया ना जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले हम सारे ग्रुप की डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि ये सारे अलग अलग क्या है और इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये हमने कैसे किया है। तो अब ग्रुप होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, अब हम ग्रुप की डेफिनेशन करते हैं यहाँ पे। तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, अब हम क्या है नए तरीके से ग्रुप की डेफिनेशन कर रहे हैं। अ मोनोइड ग्रुप G is called group if for every A belongs to G there exists corresponding A dash belongs to G such that A star A dash मतलब A dash star A is equal to identity, and where A dash is the inverse of A, and it is denoted by A inverse। तो यहाँ पे आपने देखा कि ग्रुप होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। कि अगर कोई 4 प्रॉपर्टी, तो अब हम इन शॉर्ट क्या लिखना चाहते हैं, 2 तरीके की डेफिनेशन में हमने लिखा है। मोनोइड ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। सेमी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुपोइड होना चाहिए था। तो मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है।
तो अभी हम ग्रुप की एक डेफिनेशन दे देते हैं अच्छे से, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहलाती है? अ नॉन एम्प्टी सेट जी, अ नॉन एम्प्टी सेट जी विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अलोंग विद, लिख दो यहाँ पे, अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेट टू, जो इज सेट टू बी अ ग्रुप, वो ग्रुप कब कहलाएगा? दैट इज, कैसे लिखा जाता है उसे? जी स्टार, कि बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो गया तो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। इज अ ग्रुप if satisfy the following properties, satisfy following 4 properties। कौन सी है वो 4 properties? फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसो, अब मैं दोबारा डिफाइन नहीं कर रही क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फोर्थ इज इनवर्स एलिमेंट। तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, उस पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एसोसिएटिव सेटिस्फाई होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये चारों प्रॉपर्टी हम 1 बाय 1 ही करते हैं, पहले क्लोजर निकालते हैं, फिर एसोसिएटिव देखते हैं, फिर आइडेंटिटी देखते हैं, फिर इनवर्स देखते हैं, अगर ये चारों 1 बाय 1 सेटिस्फाई होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि दिस सेट इज अ ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन दिस, कि ये बाइनरी ऑपरेशन था, ये मेरा नॉन एम्प्टी सेट था और ये ग्रुप बन गया है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, ऐसा सेट जो हमारे पास क्या है? क्वासी ग्रुप है पर सेमी ग्रुप नहीं है, ऐसा जो सेमी है पर जिसके पास आइडेंटिटी नहीं है, ऐसा जिसके पास आइडेंटिटी है पर इनवर्स नहीं है। चलो भी करते हैं। पहला Z नेगेटिव क्या है? Z नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशन है पर एसोसिएटिव नहीं है। कैसे? देखो, A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू Z, A माइनस B इज इक्वल टू C आएगा जो कि Z पे बिलोंग करता है, तो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। जो Z है वो नेगेशन पे बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब Z माइनस इज अ क्वासी ग्रुप, ये क्वासी ग्रुप है मेरे पास, क्वासी ग्रुप हुआ। बट दिस इज नॉट अ सेमी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप नहीं है क्योंकि इस पे एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। कैसे? कि मैंने 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 3 माइनस 5 माइनस 7, ये कितना आया? -2 माइनस 7 इज इक्वल टू -9। 3 माइनस 5 माइनस 7, ब्रैकेट इंटरचेंज किया हमने और कुछ नहीं किया, तो हमारे 3 माइनस -2 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये एसोसिएटिविटी थी। A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी पर ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो जो Z नेगेटिव है वो क्वासी ग्रुप है पर सेमी ग्रुप नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो सेमी ग्रुप है पर मोनोइड नहीं है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें नेचुरल नंबर पे लेते हैं हम एडिशन का। नेचुरल नंबर पे एडिशन पे इज अ सेमी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप है बट नॉट मोनोइड, मोनोइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे नेचुरल नंबर मिलेगा, A प्लस B प्लस C एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होगी। मोनोइड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? A प्लस 0, 0 प्लस A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये 0 को सेटिस्फाई करता है। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बट 0 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर को नहीं बिलोंग कर रहा,
पर आइडेंटिटी को सेट के अंदर होना जरूरी होता है, तो इसलिए नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसलिए ये क्या हुआ, मोनोइड नहीं है, सेमी ग्रुप है। अभी हमें एक एग्जांपल मिल गया कि जो क्वासी था पर सेमी नहीं था, अब सेमी मिल गया जो मोनोइड नहीं है। अब हम एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं कि जो मोनोइड ग्रुप है पर ग्रुप नहीं है। ये मेरा सेकंड एग्जांपल था। थर्ड एग्जांपल मैंने देखा है जेड मल्टीप्लिकेशन का, कि जेड में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो रही है, और वन इसकी आइडेंटिटी है। वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पर इसमें इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। कैसे? A belongs to Z, 1 belongs to Z, B be the inverse of A, B be the inverse of A, तो A multiply B, B multiply A is equal to 1 आना चाहिए। तो यहां से B की वैल्यू क्या आई, B is equal to 1 by A, मतलब 3 बिलोंग कर रहा है Z में, तो B क्या हुआ, 1 by 3 हुआ, जो कि Z के अंदर बिलोंग, 1 by A डजंट बिलोंग्स टू A, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में एलिमेंट्स का इनवर्स है जो Z में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, Z क्लोजर भी है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एसोसिएटिव भी है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है, पर यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इज अ मोनोइड ग्रुप, इज अ मोनोइड ग्रुप, बट इट इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर होती है। कल जो नेक्स्ट अब हम लेक्चर करेंगे इसका, उसमें टाइप्स ऑफ ग्रुप करेंगे। हम कितने टाइप के, मतलब हम टोटल टाइप ऑफ ग्रुप तो नहीं बता सकते ऑब्वियसली है, पर हम जो मोस्ट पॉपुलर ग्रुप है उन्हें पढ़ेंगे और थ्योरम्स करेंगे ग्रुप के ऊपर और मोर एग्जाम्पल्स करेंगे ग्रुप के ऊपर। अभी आपके लिए इतना ही है। कल हम करेंगे कुछ एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स कि ये ग्रुप है या नहीं है, मोनोइड ग्रुप है या नहीं है। उससे पहले मैं आपको होमवर्क देना चाहती हूँ ताकि आपके घर पे एक्सरसाइज हो कि कौन मोनोइड है, कौन सेमी ग्रुप है, कौन क्वासी ग्रुप है। तो यहाँ पे आपका होमवर्क है, होमवर्क ये आपको जरूर करना है क्योंकि ग्रुप थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है। पहला है नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू, आपके पास जो नेचुरल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और स्टार कैसे डिफाइन हुआ है हमारे पास, स्टार नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जा रहा है, नेचुरल नंबर पे ए स्टार बी। यहाँ पे हमारे पास ए स्टार बी कैसे है, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये स्टार है, जो बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन, ये क्वासी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है या मोनोइड है या ग्रुप है, आपको ये बताना है। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूं, P पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और ये स्टार किस तरीके से डिफाइन हुआ है, स्टार इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, मतलब कि आपको कोई भी x लेना है Pn से, कोई भी y लेना है Pn से, किस तरीके से, और जो स्टार लगेगा x स्टार y वो है x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब है नेचुरल नंबर के जितने भी सेट्स बनते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर इज अ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो वो कैसे अप्लाई हो रहा है उन सेट पे, कि कोई भी सेट है जो पावर सेट से आ रहा है, y और x कोई भी पावर सेट से आ रहे हैं, तो वो स्टार कैसे अप्लाई हो रहा है, x इंटरसेक्शन y। ये आपको बताना है कि ग्रुप है, मोनोइड है, क्वासी ग्रुप है या किस तरीके से है। तो ये दो एग्जाम्पल्स काफी होंगे मुझे लगता है होमवर्क में। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो मोर इंटरेस्टिंग होगा, तो इसलिए ग्रुप एंड थ्योरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसे इंटरेस्ट से करोगे तो काफी मजा आएगा। Thank you. For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.